हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो ये लेके आ रहे हैं हम क्विक रिवीजन सीरीज दोस्तों, जो पीसीएस 12 अक्टूबर को होने वाला है। आप विद इन 30 टू 35 मिनट्स में इसको रिवाइज कर सकते हो। ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का आपका भैया आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड सारे फैक्चुअल डेटा को हमने क्विकली बहुत इजी तरीके से कंपाइल किया है। एक एक इसमें फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, चाहे वो एग्जाम्स में मतलब किसान आंदोलन हो, चाहे वो ट्राइबल के आंदोलन हो, जो भी आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंडिया का हो, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ों को एक जगह बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया है। जल्दी इस वीडियो को खत्म करेंगे, हो सकता है आपका रिवीजन विद इन 40 मिनट से पहले ही हो जाए। तो प्लीज मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना इसको, क्योंकि ये डेटा आपके काम एग्जाम में उस दिन 12 अक्टूबर के दिन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ये मेरा दावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट वेस्ट योर एंड आवर टाइम्स। चलो क्वेश्चन तो नहीं है ये सबसे पहले अब बात हो रही है यहाँ आधुनिक इतिहास की। यूरोपीय जो व्यापारियां कंपनी थी, एज ए व्यापारी कंपनी जब वो बन के आई, एज ए ट्रेडर जब वो बन के आई, उसकी चर्चा होगी यहाँ से। कौन कौन सी कंपनियां कब आई, इस पर सब पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगीज। दोस्तों देखो, थोड़ा सा स्पीड में हम इसको करा सकते हैं, क्योंकि भैया जल्दी कराएंगे जिससे आपको जल्दी ही इसमें रिस्पॉन्स मिल जाए। चलो, तो सबसे पहले आए पुर्तगीज। कौन? पुर्तगाली, 1498 में। उसके बाद आए डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, 1605। ब्रिटिश, उसके बाद अंग्रेज इंग्लैंड आए 1608 में। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली है आप बताइए? 1613 में सूरत खोली गया। चलो बताइए। डेनिस, डेनमार्क आए, उसके बाद डेनिस आए 1620। उसके बाद सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। दोस्तों सबसे पहले पुर्तगीज आए और सबसे लास्ट में गए ये गोवा से। 1960 तक ये गोवा में रहे और पुर्तगाली गोवा में रहे। दोस्तों तो फ्रांस कौन सा है? फ्रांस आया 68 में। उसके बाद आए स्वीडिश वाले। ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में लगाने को आता है, आप ऐसे कर सकते हो पी डी, उसके बाद आ गया ई यानी अंग्रेज, उसके बाद लगा दो डेन और पी डी ई डी एफ, ऐसे करके आप क्रोनोलॉजी याद रखना। यानी पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट बात होगी। पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम खुली 1498 में, जो भारत में आई तो पुर्तगीज कंपनी खुली 1498 में और सबसे अंत में गई जो मैंने बताया 1961 में। अब विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम देखते हैं दोस्तों क्या है। देखो, पुर्तगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कहते थे एस्तो द इंडिया, पुर्तगाल देश से थी, ये मैंने बताया 1498। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री, खासकर पहली फैक्ट्री याद रखना और उसकी डेट के साथ। तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप देख लेना। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इंग्लैंड ब्रिटेन से थी। 1600 में इंडिया आई। सूरत में, जैसे मैंने बताया, 1613 में इन्होंने जहांगीर के समय पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे नाम दिया गया वेरिंग। ये देखो मैचिंग में मिलाने आ सकते हैं, इसलिए कंपनियों के नाम एक बार देख लेना। कंपनी के नाम था वेरिनिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, हॉलैंड की थी। वर्तमान में उसे नीदरलैंड कहते हैं। यूरोपियन कंपनी और यूरोपियन कंट्री है। 1602 में आई है। और मसलू कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, ये कहाँ है? आंध्रा में। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1620 में डचों ने कहाँ पर खोली? नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड है वर्तमान में। मसूलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश दोस्तों डेनमार्क से आई और ये कंपनी का नाम ये है 1616 में आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पर खोली? त्रावणकोर, इसे त्रावणकोर बोलते हैं, केरला में 1620 में। मतलब डच और डेनिश ने इक्वलिटी 1620 के आसपास पहली कंपनियां खोली। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम रखा था कंपनीज देश इंडेस और इंटल। फ्रांस 1664 में लुई 14वां महाराजा होता था। सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में। उसके बाद स्वीडिश देख लेना, स्वीडन से आए 1731 में। चीन में अपना केंद्र बनाया, इंडिया में नहीं था इनका, स्वीडिश वालियों का। अब आते हैं भाई इनका थोड़ा डिटेलिंग में। पुर्तगालियों ने क्या किया? छा गए पुर्तगाली आगे। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा, जो मई 1498 में, डेट याद रखना, डेट्स याद रखना, मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के साथ, जो गुजराती पथ प्रदर्शक था उसके साथ कालीकट केरला पहुंचा, उसका बंदरगाह पर 1505 में। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चालू की, ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बनकर आया 1505 में। ये मैचिंग में आ सकता है, उस और क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आ सकता है। तो 1505 में कौन आया?
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1510 में दोस्तों अल्बुकर्क आया। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। किसको? अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया इसने। तो 1510 में अल्बुकर्क के आने के बाद बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, गोवा का छीन लिया अल्बुकर्क ने। ऐसे डिटेल्स याद रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना मंत्री था उसका कोलबार्ट उसने रखी, और सम्राट था लुई 14वां। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मैंने बताया आपको। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन। याद रखना इसको, फ्रैंको मार्टिन पहला फ्रांसीसी गवर्नर था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने कहां पर, एक मिनट, ये वॉल कोंडीपुरम में, याद रखना वॉल क्या नाम है, वैली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। किससे? जिसका नाम था वेल कोंडापुरम का सूबेदार शेर खान लोधी। पदुचेरी नामक एक गांव लिया, जिसे कालांतर में हम पांडिचेरी कहते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और किसके बीच? इन फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेज सेनापति कौन था? जनरल आयरकूट। वांडीवास के युद्ध में 1760 याद रखना। और कर्नाटक का युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए कर्नाटक के युद्ध, क्योंकि वहां पर कौन सा साप्ताहिक युद्ध शुरू हो गया था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हो गया था 1746 के आसपास। अब आ जाते हैं अंग्रेजों पे। अंग्रेज 1599 में दोस्तों 1599 में स्थल मार्ग से, ये समुद्र से नहीं, स्थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। ये पूछ सकता है कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को ईस्ट इंडिया, यानी कि हम पूरब की तरफ रहे, उनके हिसाब से हम पूरब में रहते हैं, तो वहां व्यापार करने का 15 साल का एक व्यापारिक अधिकार, ट्रेड राइट्स दे दिया। 1609 में जेम्स प्रथम आया। पहले मिल्डन हॉल याद रखना 1599 में, उसके बाद जेम्स प्रथम ने इस अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया 1609 में। तो जेम्स प्रथम कौन था? जेम्स प्रथम किंग था, उसने 1609 में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद 1608 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम थे, उनका दूत था कैप्टन हॉकिंस, जो अकबर के नाम पत्र लेकर आया, जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। याद रखना। 1615 में टॉमस रो आया। टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है। और जो कैप्टन हॉकिंस था दोस्तों, वो सारी काफी मतलब लैंग्वेज जानता था, फारसी, अरबी, ये सब जानता था। 1661 में इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। उसके बाद चार्ल्स को बंबई उपहार में दे दिया। किसने? इन पुर्तगालियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रतिवर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बंबई को प्राप्त किया। तो 10 पाउंड प्रतिवर्ष एनुअली देते थे, किससे? चार्ल्स द्वितीय, और उन्होंने बंबई प्राप्त कर लिया 1668 में। अब आते हैं जहां से अंग्रेजों की वास्तविक पॉलिटिकल एंगल शुरू होता है, राजनीतिक व्यवस्था। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757। मेन चीज देखो डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, कंसेप्चुअल तो आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारी बुक्स में। ये डेटा है फैक्चुअल, जो आपको फैक्ट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। किस किस के मध्य? बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत मेंटल लेवल का, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? ये सेनापति था। अंग्रेज इसमें विजयी हुए, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी प्लासी के युद्ध से रखी गई है। अब आते हैं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का नवाब उस समय मीर कासिम हो गया, क्योंकि सिराजुद्दौला को हराकर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को। और अवध का नवाब उस समय था, जो लखनऊ वाला इलाका है, शुजाउद्दौला। दिल्ली का मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय सेकंड, और अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। इनके बीच में ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। डेट्स याद रखना। परिणाम अंग्रेज विजय हुए। विशेषता क्या रही? अंग्रेजों की भारत में वास्तविक रियल फाउंडर बन गए, रियल सत्ता स्थापित हो गई इस बक्सर के युद्ध के बाद। अब आते हैं भाई इलाहाबाद की संधियां रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई। किस किस की? इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई शाह आलम सेकंड के साथ, जो पूरे इंडिया का उस समय शाह आलम सेकंड कौन था? राजा था, किंग था। ठीक है, मुगल शासक था शाह आलम सेकंड। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में 12 अगस्त 1765। डेट्स डोंट अंडरस्टिमेट दीज डेट्स, क्रोनोलॉजी बैंड बजा देगी आपकी। द्वितीय संधि इलाहाबाद की हुई शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला कौन था? अभी बताया, अवध का नवाब। 16 अगस्त, 4 दिन बाद शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को हुई कड़ा मानकपुर। इस तरह की जो जमींदारी थी वो शाह आलम को दे दी गई इस शुजाउद्दौला के द्वारा, इस संधियों के द्वारा। बहुत सारे प्रोविजन थे, करीब 4 प्रोविजन को माना गया, और बाकी के 11 प्रोविजन थे। मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोविजन बन जाएगा।
अब बात करेंगे कर्नाटक के युद्ध की। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध हुआ। क्या था? पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48। देखो मैं ये बात बता दे रहा हूँ, ये डेट्स याद रखना क्योंकि ये ही आपके एग्जाम्स में हिलाने वाली हैं, क्योंकि ये यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कर्नाटक 1746-48 764, याद रखना 746 ऐसे करके। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का कारण क्या था? इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो चुका था 46 में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में सक्सेशन को लेकर एक वॉर शुरू हो गया था जो यूरोप में है ऑस्ट्रिया। और ये जो युद्ध हुआ 1748 में एला चापेल की संधि 1748 के साथ ये खत्म हुआ। ये संधि हुई, ऑस्ट्रिया में संधि हुई, वहां पर भी अंग्रेज लड़ रहे थे, ठीक है। और ये देखा जाए तो परिणाम इसका क्या रहा? कोई नतीजा नहीं निकला। द्वितीय युद्ध हुआ उसके एक साल बाद दोस्तों द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। कब? 1749 से 54 में। याद रखना ये 6 साल के आसपास 5 साल के आसपास चला। 1749 से 54 कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध लेकर। ये द्वितीय युद्ध के पीछे बहुत सारा कारण था, ठीक है। वहां पर चंद्रनगर को घेरना, कर्नाटक के राजा था चंद्रवार, उसको लेकर। तो इस समय न ज्यादा डिटेल नहीं घुसेंगे, फैक्चुअल डेटा पे बात करते हैं। तो द्वितीय युद्ध हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। इसमें 1749 से 54 तक चला। 55 में पौंडीचेरी की संधि हुई। देखो ये सब मैच करने को आते हैं, इसलिए प्लीज बार बार मल्टीपल रिवीजन इसका करना जरूरी है, ठीक है। 1755 में हुई पौंडीचेरी की संधि और यहाँ पर अंग्रेज मजबूत स्थिति में रखे, ठीक है। अंग्रेज इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत रखा क्योंकि ये यहाँ पर इन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में था। फ्रांसीसी किसकी? कर्नाटक की, यानी कि कर्नाटक का राजा था चंदा साहब की हेल्प कर रहे थे। और अंग्रेज जो है कर्नाटक में जो चंदा साहब ने जिससे वो राज जीता था उसको बिठाना चाहते थे, उसका नाम था कुछ महमूद मुद करके कुछ, चलो उसमें नहीं घुसेंगे फिलहाल। तृतीय युद्ध हुआ 4 साल बाद फिर शुरू हो गया 58 से 63 तक। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए दोस्तों, याद रखना। पहला 46-48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63। ये सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल युद्ध हुआ जो यूरोप में। और औपनिवेशिक इंपीरियलिज्म का कारण था पेरिस की संधि हुई 1763 में, फ्रांस की पराजय। अंग्रेजों ने यहाँ पर तृतीय युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया। एक तरीके से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता यहाँ तृतीय युद्ध में साबित कर दी। अब बात करेंगे आंगल मैसूर युद्ध, इज वेरी इंपोर्टेंट। आंगल मैसूर युद्ध पर चर्चा होगी, क्या है? चलो, पहला आंगल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767। अब देख लो डेट, देखो कर्नाटक के बाद, कर्नाटक का 63 में खत्म हो गया, 63 में पेरिस की संधि हो गई। अब पहला आंगल मैसूर युद्ध होता है कर्नाटक के 4 साल बाद शुरू, 67 में। हैदर अली शासक था मैसूर का और गवर्नर कौन था बंगाल का? लॉर्ड वेरेलिस्ट, याद रखना। इनके बीच में हुआ, मद्रास की संधि हुई 1769 में। हैदर अली ने बुरी तरीके से अंग्रेजों को मात दे दी, खतरनाक आदमी था हैदर अली। द्वितीय युद्ध शुरू हो गया फिर से 11 साल बाद, याद रखना। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84। यहाँ पर भी हैदर अली था। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर बदल चुका था। गवर्नर बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना। यहाँ पर मैंगलोर की संधि हुई 1784 में, मैंगलोर की संधि हुई और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। ये भी डेट याद रखना, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, 1782 में, गॉट इट। मंगलोर की संधि हुई 1784 में। यहाँ पर स्थिति इस समय मैसूर की कमजोर दिखी दोस्तों। उसके बाद फिर कुछ दिन शांति रही, एक संधि हुई, एक दूसरे को राज्य वापस दे दी गए। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1792, 90 से 92 तक चला। इस समय टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था उसने कार्यभार संभाला। 1790 से 92 तक तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुका था दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध दोस्तों, इस समय इस संधि में टीपू को बहुत सारा राज्य खोना पड़ा, अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ा उनके पास। टीपू सुल्तान जो है लड़ते लड़ते लॉर्ड वेलेजरी इसके साथ था, बंगाल का गवर्नर। तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजरी के बीच में युद्ध हुआ। मैसूर की गद्दी पर इस वेलेजरी ने सहायक संधि लगाकर अड्यार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा दिया। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई दोस्तों, और वो लड़ते लड़ते वीर गद्दी को प्राप्त हुआ टीपू सुल्तान इस युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं आंगल मराठा। देखो फैक्चुअल डेटा का लेवल देखिए आप। अब आंगल मराठा की बात करेंगे। प्रथम आंगल मराठा, अब आप खत्म करके आए कहां पर? आप मैसूर खत्म किया आपने 1799 में। अब उसके बाद उसी दौरान मराठे भी एकदम खतरनाक थे। वैसे अगर देखा जाए तो मराठे सबसे ज्यादा खतरनाक थे। अगर वो यूनिटी में रहते ना तो मराठों को कोई भी नहीं जीत सकता, ना मुगल, ना अंग्रेज, ना कोई और। लेकिन मराठे बहुत ज्यादा छिन्न भिन्न थे, इसलिए मराठे अपनी गलतियों से हारे, ठीक है। चलो, प्रथम आंगल मराठा युद्ध। अब प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ कौन से? जो तृतीय नहीं, जो पहला मतलब प्रथम आंगल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के बीच में हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ?
आंगल मराठा 1775 से 82 में, याद रखना आंगल मराठा युद्ध की बात कर रहा हूँ, डेट 1775-82 के बीच में, 75 और 82 के बीच में पहला आंगल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें हुई सालबाई की संधि। 1782 में अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुए। इस संधि के साथ 1782 की सालबाई की संधि में माधवराव नारायण पेशवा बना। दोस्तों याद रखना, ये भी क्रोनोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है। माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और नारायण राव और माधवराव, तो याद रखना। तथा राघोबा को पेंशन दी गई। राघोबा जो आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी में, राघोबा है जो बड़े बेटे हैं किसके, बालाजी बाजीराव की, तो ये राघोबा को पेंशन दी गई इसी में। और अंग्रेजों को सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई स्थापित है और एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुए। माधवराव नारायण पेशवा बना इस युद्ध संधि के बाद, क्योंकि माधवराव नारायण पेशवा बना क्योंकि अंग्रेजों की हेल्प करा था। चलो द्वितीय आंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध दोस्तों 18 यानी कि करीब करीब 21 साल 20 साल शांति रही 1803 में, ठीक है। 1803 में 19 साल के बाद फिर से एक युद्ध हुआ, द्वितीय आंगल मराठा युद्ध 1803 से 6 के बीच में। पहला 75 से 82 सालबाई की संधि 1782। अब आप कहेंगे यार बार बार रिपीट करा रहे हो, भाई याद कराने के लिए करा रहा हूं, याद कर लो, यही याद होना है आपको, यही याद कराना है। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध 1803 से 6 के बीच में पहली संधि हुई, इसमें देवगांव की संधि, याद रखना ये संधियां आती हैं। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को दोस्तों किसके बीच, अंग्रेजों एवं भोसले। भोसले कहां के थे, नागपुर के मध्य हुई। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों एवं भोसले के मध्य हुई। दूसरी संधि हुई इसी के जस्ट बाद 13 दिन बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये आता है। तो दूसरी संधि सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य दोस्तों। उसके बाद राजपुर घाट की संधि हुई 25 दिसंबर 1805, करीब 2 साल बाद। राजपुर घाट की संधि 1805 में लॉर्ड वेलेजली के साथ जाने के बाद, अब जैसे 1798 से लेके 1805 तक करीब करीब लॉर्ड वेलेजली रहा, शायद नवंबर दिसंबर तक जब भी रहा हो, उसी समय जॉर्ज बोरलो आ गया था, याद रखना। तो राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 से लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई थी। किससे की गई, होलकर से, ठीक है। होलकर से संधि गई जॉर्ज बार्लो और होलकर के बीच में। राजपुर घाट की संधि हुई 25 दिसंबर 1805 को, याद रखना, डोंट अंडरस्टिमेट द पेपर। अब आते हैं तृतीय आंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे दोस्तों 1817 से 18 के बीच में, डेट याद रखना। तृतीय आंगल मराठा युद्ध करीब करीब 11-12 साल बाद हुआ। पूना की संधि हुई इसमें, तृतीय आंगल मराठा युद्ध में पूना की संधि हुई, ग्वालियर की संधि हुई और मंदसौर की संधि हुई। मंदसौर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि हो चुकी थी इस तृतीय आंगल मराठा युद्ध से। क्वेश्चन बनेगा कि भाई कौन सी संधियां आंगल मराठा युद्ध से, तृतीय आंगल मराठा युद्ध से रिलेटेड नहीं है। पूना की संधि है, ग्वालियर की भी है, मंदसौर की है। तो समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया इस तृतीय आंगल मराठा युद्ध से। पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जो कानपुर के पास है बिठूर, वहां भेज दिया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जिन्होंने 1857 की क्रांति की थी। दत्तक एडॉप्टेड पुत्र थे वो, इसलिए उनको पेंशन नहीं दी गई और उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में बड़ा खतरनाक आंदोलन किया इन अंग्रेजों के खिलाफ, करना भी चाहिए था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध पे आओ, देखो फैक्चुअल डेटा है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला आंगल सिख युद्ध, प्रथम आंगल सिख युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1845 से 46 के बीच में। कौन था उस समय, उस समय दिलीप सिंह कौन थे, दिलीप सिंह रणजीत सिंह के बेटे थे। दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह था उनका। वजीर कौन था, ये क्वेश्चन आया है। तो उस समय जब प्रथम आंगल अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ 1845 से 46 के बीच में दोस्तों, दिलीप सिंह उस समय राजा थे और वजीर थे उनके लाल सिंह, याद रखना। सेनापति से तेजा सिंह, ये भी याद रखना। तो वजीर यानी कि प्रधानमंत्री लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह। उस समय था लॉर्ड होर्डिंग। कौन था, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड था। लाहौर की संधि हुई कब, 1846 में। 1846 में लाहौर की संधि हुई। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को इसी युद्ध के बाद महाराजा की पदवी दी। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय आंगल युद्ध, 2 साल बाद शुरू हो गया 1848 से 49 के बीच में। इस समय भी दिलीप सिंह थे। लॉर्ड डलहौजी आ चुका था, होर्डिंग जा चुका था। अमृतसर की संधि हुई दोस्तों इसमें 49 के आसपास। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेज दिया, यानी कि उसकी जो महारानी थी वहां उस समय, उसको दे दिया दिलीप सिंह ने दोस्तों। ये दिलीप सिंह ने दे दिया। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल की, बात करेंगे दोस्तों यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। चलो एग्जाम में आते हैं। पहला गवर्नर जनरल वाइसराय सब की बात करेंगे। देखो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स।
1773 से 85 तक। 73 में पहला एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता होगा, जिससे बहुत सारी चीजें बदली गई। लेकिन अब बात करें, डिटेल में नहीं जाएंगे फिर से। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक करीब 12 साल रहा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में इसी काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया। घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, रिंग फेंस नीति किससे रिलेटेड है? इसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है दोस्तों। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में इसी एक्ट से। और इसी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में, जिसमें 85 में एक संधि हुई थी मैंगलोर की। सालबाई की संधि हुई 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। ये सारी चीजें इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा यानी कि जुडिशियल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। नाउ बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस क्या है? कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स गया 85 के बाद, 86 में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद 86 में शायद बोरलो आया था, जॉर्ज बोरलो। अब आते हैं उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93, ये 7 साल रहे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में, इन्हीं की शासनकाल में टीपू के साथ, क्योंकि 1700 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में जो है हैदर अली मारा जा चुका था, और 1784 में वो खत्म हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि 1784 में खत्म हुआ था द्वितीय युद्ध। तीसरा हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। स्थायी बंदोबस्त इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है, 1793 में शुरुआत हुई। ठीक है, कितने परसेंट भाग पे था? 19%, याद रखना, अभी डिटेल में बात करेंगे। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई दोस्तों। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं पर इसकी कब्र है। ये पहला ऐसा आदमी जिसकी कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है। 5 अक्टूबर 1805 की डेट भी आ जाएगी। और उसके बाद 1806 का बेल्लोर विद्रोह भी दे देंगे, और आपको कह देंगे लगाओ क्रोनोलॉजी में। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक कौन है? दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। गॉट इट। नाउ बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। अब कॉर्नवालिस की मृत्यु होगी दोस्तों। ठीक है, अब आ गया, जैसे ही कॉर्नवालिस को भेज दिया गया, लॉर्ड वेलेस्ली आ गया 1798 से 1805। ठीक है, पहला वॉरेन हेस्टिंग्स 73 से 85, 86 से 93 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 98 से 1805। उसके बीच में भी कुछ लोग आए होंगे, बट वेलेस्ली इज वेरी इंपोर्टेंट, इसलिए वेलेस्ली की बात करें। 1-2 साल के लिए कोई आया गया होगा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि की शुरुआत इसी बेवकूफ आदमी ने की 1798 में। कौन? सहायक संधि, ये लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। यहां से क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने को। क्या है? पहला सहायक संधि के द्वारा पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, जिसमें निजाम का शासक था। हैदराबाद में 1798 और 1800 के बीच इस लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लगा दी हैदराबाद पर। तो हैदराबाद पहला बना। उसके बाद 1799 मैसूर, तंजौर, अवध 1801, पेशवा 1802, ठीक है, भोसले 1803, सिंधिया 1804, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। और इसमें बसीन की संधि, जो अंग्रेजों का द्वितीय युद्ध था, मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, उसमें बसीन की संधि हुई 1802 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, नहीं, बसीन की संधि हुई कहां पर हुई? 1802 में। बसीन की संधि कहां पर हुई थी? ये हाँ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी कहीं ना कहीं। लेकिन ये उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय था 1803 से 6 के बीच में। तो उससे पहले भी हो चुकी होगी, हो सकता है। बसीन की संधि अंग्रेजों के बीच हुई थी, कुछ मराठे और निजाम के साथ साथ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799, बसीन की संधि 1802, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में, तो कलकत्ता में 1805 के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के काल में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। क्या नाम है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स आया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसके काल में। 1870 से 19 के मध्य हस्तक्षेप की नीति ने अपनाई इसने, यानी कि हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये मैचिंग करने को आ जाएगा। 1818 में पेशवा पद को समाप्त किया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, सुगौली की संधि हुई 1816 में, इसी के काल में 1816 में हुई थी सुगौली की संधि। बंबई मद्रास रैयतवाड़ी का व्यवस्था बनी कब? टॉमस मुंडो द्वारा, इसी काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। तो बंबई मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुंडो द्वारा लागू किया गया 1820 में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्य जो है प्रांतों में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 से 35 के बीच में। गाइस 1828 से 35 के बीच में क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। ठीक है, इसके काल में क्या क्या हुआ? 1829 में नियम 17 लाया गया, उसके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, इरेडिकेशन किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट आया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।
इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों। ठीक है, किसको? ठगी प्रथा को। अब आते हैं लॉर्ड एलन ब्रो पे। 1842 से 44 2 साल। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1842 में, इसके साथ साथ 43 में हुआ शायद। आंग्ल अफगान युद्ध 42-43 में हुआ है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ कब? इसी काल में, लॉर्ड एलन ब्रो के काल में। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से, कब? 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1843 के एक्ट 5 द्वारा हुआ था। कौन सा? 5वां एक्ट था 1843 का, इसी लॉर्ड एलन ब्रो के काल में। अब बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में, तथा 29 मार्च, याद रखना, इसी लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। कब? 29 मार्च 1849 को। उस समय कौन था? दिलीप सिंह राजा थे। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया इसी काल में। और वहां पर 1805 में जो विक्टोरिया फॉल्स है, इन्हीं के नाम पर विक्टोरिया फॉल्स उसका नाम रखा गया 1805 में। व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन कौन सी? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बगाठ 1850, ये 1850 है, उदयपुर 1852, झांसी 53, नागपुर 54 और अवध कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिया इस डलहौजी ने। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में रेलवे का जनक कौन? डलहौजी। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पूछ सकते हैं, पर रेल का परिचालन मुख्य 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य हुआ। कलकत्ता एवं रानीगंज वेस्ट बंगाल में। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी यानी कि क्या है? सार्वजनिक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की इसी के काल में। अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग 56 से 58 और 58 से 62 के बीच में। ठीक है, दो है। 56 से 58 तक ये गवर्नर जनरल था, 58 से 62 तक 57 में क्रांति हुई और फिर उसको वायसराय बना दिया इस तरीके से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके काल में? कैनिंग के। 1857 में ही दोस्तों कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 नई यूनिवर्सिटी खोली गई। कंपनी के शासन का अंत कर दिया और 58 से डायरेक्ट शासन आ गया किसके? अंग्रेजों के नहीं, सीधे राजा किंग के अंडर में। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया इस 58 के एक्ट से। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो 69 से 72 के बीच में। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया दोस्तों। 65 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय, याद रखना 1865 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हाईकोर्ट की। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई 1872 में, और ये पहला व्यक्ति था जिसकी हत्या कर दी गई अंडमान निकोबार में। ठीक है, एक अफगान के द्वारा। उसके बाद लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 1880 के बीच में। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग बना। तो आता है ना रिचर्ड स्ट्रेची यानी स्ट्रेची आयोग, कब बना स्ट्रेची आयोग? 1878 में। प्रथम अकाल आयोग था दोस्तों, अकाल पड़ चुका था उस समय, किसके काल में? लॉर्ड लिटन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। किसने? ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था यानी कि देसी भाषाओं में देसी न्यूज़पेपर चलाना, ये एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ जो 1878 से 80 के बीच में इस लॉर्ड लिटन के काल में। वैधानिक जनपद सेवा का गठन किया गया 1878 में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई इस लिटन के काल में। ये आ सकता है, तो 21 से 19 कर दी सिविल सेवाओं में परीक्षा की तैयारियों की सीमा। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड रिपन पे। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही लिबरल आदमी थे। नियमित यानी रेगुलर जनगणना 1881 से शुरू की इन्होंने। स्थानीय स्वशासन जो है इन्होंने स्थानीय यानी कि जो है स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया 1882 में। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? सेल्फ जो है सेल्फ गवर्नमेंट का जनक कहते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन का जनक। विलियम हंटर की अध्यक्षता में, विलियम हंटर तो इनकी अध्यक्षता में 1882 में इन्हीं के काल में शिक्षा आयोग का गठन किया गया जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त किया गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध, ये डेट याद रखना, 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद। तो कब आया ये आया 2 फरवरी 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है, इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड डफरिन आते हैं इनके बाद 84 से 86 में। डफरिन के समय एओह्यूम, उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की और 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
तो 1887 में डफरिन के ही काल में दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, डफरिन के समय एओयू के द्वारा 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन, आप देख सकते हो 1899 से 1905, इसी के काल में क्या हुआ, बंगाल विभाजन 1905 को लागू किया गया था। चलो कुछ और बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग कौन कौन से थे? 1900 में इसने एक आयोग बनाया, अकाल आयोग। याद रखना, सर एंटनी मैकडोनल्ड के अध्यक्ष थे। तो अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एंटनी मैकडोनल्ड। 1901 में फिर बनाया इसने सिंचाई आयोग बनाया इसने 1901 में, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक। 1901 में फिर रेलवे आयोग बनाया, थॉमस रॉबर्टसन उसके अध्यक्ष थे। 1902 में पुलिस आयोग बनाया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया, सर थॉमस शेले इसके अध्यक्ष थे। और इसी में जो एस शंकरन है उनको इस आयोग में रखा था इस कर्जन ने दोस्तों। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की। कहां पर? शिमला में, ये पूछा जा सकता है। 19 जुलाई को प्रस्ताव पारित किया इसने, घोषणा हुई, मेन 16 अक्टूबर से लागू हो गया था। तो 19 जुलाई 1905 को ये डेट याद रखना, कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की। सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी सेपरेट। तो पूछ सकते हैं, तो सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी कर्जन को कि भाई बंगाल का विभाजन है। इसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल पा रहा है इसके बेस पर, बट ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था, बंगाल का विभाजन करना चाहता था और राष्ट्र गतिविधियों को रोकना चाहता था। ये कौन? कर्जन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करेंगे 1905 से 1910। हाँ, एक और बात, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब के शासन में की थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। दोस्तों 1907 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय आया 1910 से 16 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कहाँ है? दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई, कब? 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23, ये डेट याद रखना फिर से, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया। तो डेट याद रखना, 23 दिसंबर 1912, दिसंबर का टाइम था, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी, ये भी आ सकता है। भाई बाल मुकुंद को 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया। भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी इस कांड में दोस्तों, याद रखना। अब आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड पे। ठीक है, 1916 से 1921। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 20 अगस्त 1917, डेट याद रखना। उसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय था, ये वॉइसरॉय था लॉर्ड रीडिंग। 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई 1922 में, क्योंकि 1919 के एक्ट से बदलाव किया गया और 1922 में इसी लॉर्ड रीडिंग के समय ये सिर्फ एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय था। लंदन और इलाहाबाद में एक साथ हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई इसी लॉर्ड रीडिंग के काल में। अब आते हैं इरविन पे, 26 से 31। देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोग बटलर, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, हार्टोग बटलर समिति किससे है? तो हार्टोग बटलर समिति दोस्तों 1927 में आई, मैं इसको कर दूं लाल। हार्टोग बटलर समिति आई 1927 में, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देसी रियासतों के संबंध से उनकी समिति से, देसी जो रियासत थी उससे रिलेटेड थी हार्टोग बटलर 1927। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा भारत। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, डेट्स याद रखना। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो पे, 1936 से 44। पहला प्रांतीय आम चुनाव, ये भी क्वेश्चन आता है 1936 से 37 में। पहला प्रांतीय आम चुनाव हुआ 1936 से 37 में, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 8 में से 6 में पूर्ण बहुमत था, 2 में गठबंधन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि बोल दो भैया बाद में मिलेगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई 8 अगस्त 1942 को, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड वेविल पे, 1944 से 47 है लॉर्ड वेविल। शिक्षा के सुधार हेतु सार्जेंट योजना, याद रखना 1944। तो लॉर्ड वेविल के समय सार्जेंट योजना 1944 आई। वेवेल योजना 1945 प्रस्तुत की गई, वेवेल योजना 1945। और लॉर्ड वेवेल योजना दोस्तों कब आई? ये आई सार्जेंट योजना 1944 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड
क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। तो एटली पीएम था। 20 फरवरी 1947 की डेट है क्लीमेंट की, याद रखना। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 47 से 48। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और या वायसराय कह लो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 3 जून 1947 को उन्होंने घोषणा की विभाजन की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 48 से 50 तक सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, 48 से 50। समझ रहे हैं कितना इंपोर्टेंट डेटा है? सो प्लीज डोंट मिस दिस। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं जल्दी जल्दी। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक था दोस्तों, याद रखना। टोटल भारत था ब्रिटिश भारत का 19%। भू अधिकृत जमींदारों को, भूमि जो है उनके पास थी, जमींदारों के पास। जमींदारों को इनको मालिक बना दिया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। अब आते हैं रैयत बाड़ी, 1820। थॉमस मुनरो, बंबई, मद्रास, असम। डेट याद रखना, उसके साथ ये एरिया भी। सबसे ज्यादा भागपर यही थी, 51%। 51% भागपति क्या थी? ये रैयत बाड़ी। भूमि का मालिक किसान था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी इस समय। रैयत बाड़ी मतलब रैयत किसान। उसके बाद 1822 में मालवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी ने। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब। ब्रिटिश भारत का 30%। अगर पूछा जाए तो रैयत बाड़ी के बाद मालवाड़ी, फिर ये वाली थी कौन सी? कॉर्नवालिस की। देखो कौन सी थी बताइए? भूमि पर गांव का अधिकार होता था, एक गांव महल बना दिया जाता था, और वो मिलकर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी उस गांव के मुखिया को सौंपते थे। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश काल की समितियां। इनाम आयोग 1852, याद रखना, इनाम इसके अध्यक्ष थे। वॉयसरॉय कौन था उस समय? लॉर्ड डलहौजी, 1852 में। ठीक है, भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु ये आयोग लेके आए थे। इनाम आयोग अध्यक्ष से लॉर्ड डलहौजी लेके आए 1852 में। ठीक है, तो 1852 में कौन सा? इनाम आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। चार्ल्स वुड थे उसमें अध्यक्ष, लॉर्ड डलहौजी के काल में आया ये भी। भारत की भावी शिक्षा रेखा की रूपरेखा बनाना था। स्ट्रेची आयोग मैंने बताया हुआ 1878 में, रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा। लॉर्ड लिटन के काल में अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। हंटर आयोग 1882 में, विलियम हंटर, लॉर्ड रिपन के काल में। बड़ा कर दूं? चलो बड़ा कर दूं। शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन, यानी कि हंटर आयोग 1882 में था, शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन करना था। हर्षिल समिति इंपोर्टेंट है, 1893 में हर्षिल के द्वारा। लॉर्ड लेंसडाउन था उस समय, टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु आई थी। मैकडोनल आयोग 1900 में आया। मैकडोनल, सर एंटनी मैकडोनल था, कर्जन था उस समय। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग, यानी कि जो उस समय अकाल था उसकी आयोग की रिपोर्ट को अपना सुझाव देने हेतु। मॉनकीक आयोग 1901 में, सर वॉल्विन स्कॉट मॉनकीक, कर्जन था उसमें। ये मॉनकीक आयोग सिंचाई आयोग था, 1901 में आएगा। सिंचाई योजना हेतु आया दोस्तों। और क्या है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये देख लो। फ्रेजर आयोग आया 1902 में, सर डब्ल्यू फ्रेजर, कर्जन था। पुलिस प्रशासन के कार्य पद्धति की जांच करना। सैडलर आयोग 1917 में, 1917 याद रखना, ये है, देखो हाँ दे रखा है। माइकल सैडलर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उस समय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए गठित। बटलर समिति, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। तो बटलर समिति 1927 की, हरकोर्ट बटलर था, लॉर्ड इरविन आ चुका था उस समय। ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों की अच्छे संबंध स्थापित करने से रिलेटेड है ये बटलर समिति, 1927 में। ठीक है, समझ गया? एडविन था। अब आते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे दोस्तों धन निकासी का दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक ली थी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, 1867 में इसका नामक लेख द्वारा, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इन्होंने लिखी। इनकी दो बुक थी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये 1967 में, ये डेट याद रखना, एक लेख है एक तरीके से। बुक थी उनकी 1901 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 नामक पुस्तक थी। ठीक है, इन्हीं को 1901 में इनकी बुक थी, 1901 में शायद 1913 में गीतांजलि, उसको क्या है नोबेल पुरस्कार मिला था। अन्य विचारक थे रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के द्वारा रमेश चंद्र दत्त ने अपने विचार प्रकट किए। अब आते हैं खतरनाक आंदोलन 1857 पे, 1857 दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च, डेट याद रखना, देखो मेरा फोकस सिर्फ डेट्स पे, क्रोनोलॉजी को लेके। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिला परगना। मंगल पांडे, ये अवध के रहने वाले थे, यूपी के, अपने सार्जेंट मेजर बाघ, उनकी हत्या कर दी 29 मार्च को, और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी, मतलब खत्म कर दिए सार्जेंट मेजर बाघ और सार्जेंट ह्यूसन दोनों। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, सिर्फ विद इन कितने, एक हफ्ते के अंदर में। समझ रहे हैं आप? मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ये आ सकता है मैचिंग में या क्रोनोलॉजी में। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देगी। विद्रोह की शुरुआत होगी भैया आप 10 मई 1857 को विद्रोह पहुंचेगा मेरठ, यूपी में।
1857 में सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल था उस समय। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जफर नाम था उसका, जफर। ठीक है, अब आते हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह देखते हैं प्रमुख। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। बख्त खां इनके सेनापति थे और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से क्या थे, ये किंग थे, इनको राजा बना दिया, घोषित कर दिया। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गया विद्रोह। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। दिल्ली में विद्रोह के दमन करता है इनकी अंग्रेज कौन थे ये भी देख लो, मैं बताऊंगा बार बार नहीं। निकोलसन और हडसन थे, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दमन की तारीख थी 20 सितंबर 1857। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादरी इनका बेटा था। 30 मई 1857 कॉलिन कैंपबेल, ये लखनऊ और कानपुर में। मार्च 1858 में विद्रोह दबा दिया गया। झांसी में देखो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी रानी वाली नहीं थी। 4 जून 1857 झांसी। जनरल हीरोज 17 जून 1858 कानपुर में, नाना साहब मैंने बताया पहले भी। 5 जून 1857 कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी था। 6 दिसंबर 1857 जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये बिहार में। 12 जून 1857 मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था। दिसंबर 1858 में विद्रोह दबा दिया गया। ये डेट्स हैं, ऊपर देख लेना किस लिए। फैजाबाद में बहुत इंपोर्टेंट मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 में यहाँ पर कैंपबेल था। 5 जून 1857 को दबा दिया गया। बरेली में खान बहादुर खान, जून 1857। कैंपबेल 1858 में दबा दिया गया। इलाहाबाद प्रयागराज में लियाकत अली, जून 1857। कर्नल नील इलाहाबाद में था, नील 1857 में दबा दिया। फतेहपुर अजीमुल्ला खान 1857 में विद्रोह से हुआ, डेट नहीं पता। जनरल रेनार्ड यहाँ पर दबा दिया गया विद्रोह 1858 में। समझ रहे हैं? कुछ बुक हैं जो इंपोर्टेंट है 1857 के विद्रोह से लिखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 थी, वीडी सावर साहब। द ग्रेट रिबेलियन थी, अशोक मेहता। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 थी, आरसी मजूमदार। ठीक है, ये बुक से इंपोर्टेंट। कुछ सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, देखते हैं। पहले समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसको देखते हैं। राजा राममोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु होगी दोस्तों। कब? 1833 में। जन्म स्थान है राधानगर, हुगली, बंगाल में। ठीक है, 22 मई 1772 से लेके 27 सितंबर 1833 दोस्तों। ठीक है, करीब करीब ये कितने 28 और 30 यानी कि 58 61 साल में डेथ हो गई। राजा, इनको राजा की उपाधियां किसने दी याद रखो। राजा की उपाधि दी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको, क्योंकि उनकी पेंशन के लिए इन्होंने इंग्लैंड भेजा था। युगदूत की उपाधि दी इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना आती है, मैं राजा राम मोहन राय की उपाधियों की बात कर रहा हूँ। तो राजा की उपाधि दी उनको अकबर द्वितीय ने, युगदूत की उपाधि दी उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने, संवैधानिक आंदोलन के जनक की उपाधि दी उन्हें राजा राम मोहन राय को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष, आदि का सम्मान। भाई ग्रेट मैन, इन्हें 10 भाषाएं आती थी। ठीक है, इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं देख लो, बहुत इंपोर्टेंट है। संवाद कौमुदी, इन्हें बांग्ला में, संवाद कौमुदी जो है ये बांग्ला में इसको क्या करते थे, ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, संवाद कौमुदी को बांग्ला में निकालते थे। मिरातुल अखबार अंग्रेजी और फारसी में था, अंग्रेजी और फारसी में। 1822 में इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। पुस्तकें और रचनाएं समझो इनकी। तुफात उल मुवादिन नाम से, ये तुफात उल मुवादिन था, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, ये क्या है, तुफात उल मुवादिन, यार जो भी प्रोनाउंसिएशन हो कर लेना, एकेश्वरवादियों का उपहार। 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित थी, फारसी में, ये किसमें, फारसी में। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये जीसस का उपदेश और प्रवचन, ये भी 1820 में प्रकाशित हुई, किसमें, फारसी में। नेक्स्ट बात करेंगे, चलो कुछ और है। वेदांता सोसाइटी 1816 में कलकत्ता में। आत्मीय सभा 1814 से 15 में कलकत्ता। हिंदू कॉलेज 1870 में डेविड हेयर के साथ, कलकत्ता में डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी इसमें। वेदांत कॉलेज 1885 में। देखो क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, इसलिए मिस मत करो प्लीज कुछ भी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, जो इंपोर्टेंट है। अब आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में जन्म हुआ। मूल नाम था इनका, बचपन का नाम मूलशंकर। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में बंबई में। नारा था इनका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, वेदों को और लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहते थे। सुधारात्मकता, रिफॉर्म इनके कार्य थे। वेदों का पुनरुत्थान करना, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। आंदोलन थे इनके शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करो, गोरक्षा आंदोलन थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, ये आ सकता है। तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा।
पुस्तकें देखो, सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में, याद रखना संस्कृत में 1874 में, ठीक है। पाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन किया इन्होंने 1873 में, ये बुक है इनकी रचना है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहते हैं, तो ये आ सकता है। बाइबल क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज है ये, ठीक है। तो पहले व्यक्ति थे इनके, ये कोटेशन याद रखना। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जन्म था 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। भुवनेश्वरी देवी माँ है, गुरु है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बेल्लूर कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया, जो इनके गुरु थे उनके नाम पर। अब आ जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा मैं बड़ा करता हूँ इसको, थोड़ा मजा आएगा बड़ा करके, क्योंकि आपको थोड़ा मजा देना। चलो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हिंदू समाज में धार्मिक आंदोलन और उनकी चर्चा होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी, याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, किसने? विलियम जोन्स, कलकत्ता बंगाल में हुई। युवा बंगाल आंदोलन, पतला कर लूं क्या? चलो करते हैं। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में, याद रखना। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में किसने? हेनरी लुई विवियन डेरिजो, कहां पर? कलकत्ता बंगाल में। कलर चेंज कर लूं क्या? ब्रह्म समाज 1828 में, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता बंगाल, याद रखना। तत्वबोधिनी सभा आएगा, ये सब आने वाला है 1839, देवेंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता बंगाल। परमहंस मंडली 1840, याद रखना। देखो ये तो है स्थापना करने वाली मंडली या जो भी सभा है, ये ईयर है, ये उनके जो प्रतिपादक है जिन्होंने किए, और ये जगह है, ठीक है। समझ गए आप? अब मैं बार बार बोलूंगा ऐसे ऐसे। परमहंस मंडली 1840, गोपाल हरि देशमुख, नाम है गोपाल हरि देशमुख, बंबई में स्थापना की। और रहनुमाई मार्गदर्शन सभा 1851 में, दादाभाई नौरोजी, बंबई में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, वेरी इंपोर्टेंट, क्या नाम है? प्रार्थना समाज 1868 1867, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानडे दोनों थे, बंबई में। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंबई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की रशियन थी, कर्नल एच.एस. अलकाट यूएसए फ्रांसिस्को से, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अच्छा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, जी अगरकर, पूना में हुई इसकी स्थापना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपोर्टेंट है, देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, कहां पर? बॉम्बे में। कौन सा? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन महादेव गोविंद रानडे जी ने क्या किया? 1887 में, ये इंपोर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस नहीं है, थोड़ा चेंज है। 1887 है इसकी डेट, बंबई में की इन्होंने। देव समाज 1887 में, शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर में, ये याद रखना, आएगा छूट के आएगा। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, बेल्लूर बंगाल में है, ये कलकत्ता के पास। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इज वेरी इंपोर्टेंट, 1905, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बंबई में। पूना सेवा सदन, ये बंबई में हुई है, याद रखना, अंग्रेजों में, विदेश नहीं हुई। पूना सेवा सदन 1909 में, श्रीमती रमाबाई आनडे, पूना में। सोशल सर्विस लीग, वेरी इंपोर्टेंट, सोशल सर्विस लीग 1911, एन.एम. जोशी, बंबई, ये सीपीआई से रिलेटेड है दोस्तों, ये क्या है? कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट। सोशल सर्विस लीग किसने? नारायण मल्हार जोशी, एन.एम. जोशी का नाम है, बंबई में, 1911। सेवा समिति किसने? सेवा समिति 1914 में, एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, इलाहाबाद प्रयाग में। सेवा समिति याद रखना, इलाहाबाद में, 1914। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय, हरिद्वार में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर, मद्रास में, याद रखना। विमेंस इंडिया एसोसिएशन याद रखना, 1917, जल्दी आपने पढ़ा नहीं होगा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर, मद्रास। विश्व भारती आता है 1921, रविन्द्रनाथ टैगोर, कलकत्ता में, ठीक है भाई। बार बार रिवीज कर लो, यहां से क्वेश्चन आएगा, बनेगा और हंगामा मचाएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब आते हैं दोस्तों निम्न जातीय आंदोलन पे, ठीक है। चलो क्या है? सत्यशोधक समाज की बात करेंगे, ये आंदोलन है सत्यशोधक समाज, और ये इनका वर्ष है, ये संस्थापक है और ये स्थान है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, महाराष्ट्र में। अरब्बीपुरम आंदोलन, ये डेट्स याद रखना पहले तो, ठीक है, डेट्स ज्यादा इंपोर्टेंट है, वैसे तो आपको पता होगा ज्यादा चीजें। अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में, श्री नारायण गुरु, कहां पर? अरब्बीपुरम, केरल में। कहां पर? अरब्बीपुरम, केरल में, समझ गए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 में, श्री नारायण धर्मपालन पल्पू, कुमारासन, केरल में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्या है? ये कोई बी आर अम्बेडकर की नहीं है,
डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी है, मिशन है सोसाइटी है डिप्रेस क्लास को 1906 में वी आर सिंधे बम्बई में। ये भी दोस्तों उससे पहले यानी कि भीमराव अम्बेडकर से पहले बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी थी दलितों के उत्थान के लिए, तो ये उन्हीं में से एक है डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बी आर सिंधे बम्बई में। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल सतारा महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी 1915 से 16 में सी एन मुदलियार, टी एम नायर एवं पी त्यागराज चेट्टी मद्रास में। ये याद रखना तीनों नाम। जस्टिस पार्टी याद रखना 1915-16 सी एन मुदलियार, टी एम नायर एवं पी त्यागराज चेट्टी। बहिष्कार हितकर्णी सभा 1924 आगे जी भीमराव अम्बेडकर साहब, वेरी गुड, बम्बई में। ठीक है, 1924 में इन्होंने पहली बहिष्कृत हितकर्णी सभा। नेक्स्ट आत्मसम्मान, ये निम्न जाति आंदोलन थे। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में ईवी रामास्वामी नायकर एवं बलीजा नायडू मद्रास में। ठीक है, अब आ जाओ मुस्लिम के सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे। करेक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मुस्लिम रिफॉर्म्स की। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको भी, करते हैं थोड़ा सा बड़ा। चलो क्या है पहला वाला, क्या है यहां से थोड़ा इतना बड़ा करता हूं। देखो दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, दारुल उलूम अथवा इसको देवबंद आंदोलन भी कहा गया, 1866 में शुरू हुआ। मोहम्मद कासिम ननोवती, याद रखना मोहम्मद कासिम ननोतवी या ननोवती हैं वैसे, एवं राशिद अहमद गंगोई, ये दोनों ही इसके संस्थापक थे दारुल उलूम अथवा देवबंद के। देवबंद जो है कहां पर है, सहारनपुर में। सहारनपुर यह है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर है ये देवबंद। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ में इन्होंने एएमयू की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 दोस्तों। ठीक है, अहमदिया आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये समझो एग्जाम में आ रहा है, डेट्स याद रखना 1889 से 90। मियां मिर्जा गुलाम अहमद याद रखना, अहमदिया आंदोलन इज रिलेटेड टू मियां मिर्जा गुलाम अहमद, फरीदकोट में दोस्तों। कहां पर है, फरीदकोट में। नदा क्या है, नदवातुल आंदोलन जिसे बोलते हैं, नद क्या है, नदवातुल आंदोलन, नदवा उल उलेमा आंदोलन 1894 से 95, मतलब अहमदिया के बाद नदवातुल आंदोलन या नदवा उल उलेमा आंदोलन, जिसके थे मौलाना शिबली नुमानी, लखनऊ इज रिलेटेड, इसलिए यूपी से रिलेटेड है, वेरी इंपोर्टेंट। अब आते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार, जो सामाजिक सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उनकी बात करेंगे, ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो 1795 से 1894 के बीच शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया, याद रखना 1795 और 1804 के बीच। उस समय कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली जी थे। 1895 1798 से 1805 तक ये थे। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम कब आया, 1795 और 1804 में। शिशुओं को मारने पर यानी शिशुओं को मारने पर रोक लगाई इन्होंने। 1829 में आया सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये काम कंप्लीट हुआ। 1829 में एक और काम हुआ, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये भी बेंटिंग के समय हुआ। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस नियम ने। 1837 में दोस्तों हिंदू महिला या संपत्ति अधिनियम आया। कौन सा, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड आ चुके थे। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया इस हिंदू महिला या संपत्ति अधिकार नियम से। 1843 में दास प्रथा या उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड एलनब्रो के समय दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 56 में आया, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कैनिंग का समय था। विधवा विवाह को वैध ठहराया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ऐसा हुआ। 72 में बात करेंगे दोस्तों, 1872 की बात करने वाले, नेटिव मैरिज एक्ट आया लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पे, याद रखना 1872 है ये। अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता यानी कि आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो, ये सब चंद सेन का प्रयास था ये। ठीक है, जिन्होंने कौन सी आदि ब्रह्मा समाज बनाई थी। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट इज वेरी इंपोर्टेंट। 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। बैराम जी मालावारी का प्रयास था दोस्तों इसमें, 10 वर्ष से बढ़ाकर लड़की की सहमति की आयु जो कंसेंट थी, कंसेंट ऑफ एज, और कितनी 10 से 12 साल कर दी गई दोस्तों, 10 से 12 साल। 1930 में वेरी इंपोर्टेंट शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन के समय लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। 14 वर्ष, लड़कों की 18 और लड़कियों की 14। 1931 बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1931, इरविन का समय चल रहा था। बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया इस नियम के द्वारा। अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन पर दोस्तों। ठीक है, कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन इज वेरी इंपोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। ये आंदोलन और उसके संगठन है, ये प्रभावित क्षेत्र है, ये नेतृत्व करता है
कारण क्या था ये भी बात इसमें दे रखी है। देखो बहुत डिटेल में बताया। सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को, ठीक है। और भाई इस पर पहुंचा दो यार, कम से कम 2000 प्लस तो व्यू पहुंचा ही सकते हो आप, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट है आपके लिए, मोपला विद्रोह की बात करेंगे। देखो एक समय मोपला विद्रोह और मोपला आंदोलन दो हैं। तो मोपला विद्रोह सबसे पहले हुआ 1836 से 54 में, ये हुआ था मोपला विद्रोह। कब? 1836 और 54 के बीच में। दूसरा मोपला आंदोलन था 1920, 21, 22 में। ये मालाबार क्षेत्र केरला वाले में हुआ, वेस्टर्न घाट पर, ठीक है। मालाबार वाला क्षेत्र था। के एन हाजी, सैयद काजी अली मुसलियार इससे रिलेटेड थे। कौन कौन? के एन हाजी, ठीक है, सैयद काजी और सैयद काजी अली मुसलियार। जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ये विरोधी नीतियां थी इसकी, जमींदारों का अत्याचार, ठीक है। यहाँ पर मोपला में क्या थे? जो जमींदार थे वो कौन थे? जमींदार थे वो हिंदू थे, और जो किसान थे वो मुस्लिम थे। दूसरा फैराजी आंदोलन, वेरी इंपोर्टेंट, 1838 याद रखना। फैराजी आंदोलन, फराजी इसे भी बोलते हैं, 1838 में शुरू हुआ। फराजी फरीदपुर बंगाल का है। हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ, हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ इसके लीडर थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप था इसका, क्वासी रिलीजन स्वरूप था इसका, ठीक है, सेमी रिलीजन था इसका। नील विद्रोह है फैराजी 1838 में, याद रखना। 1838 फैराजी फरीदपुर, हाजी शरीयतुल्लाह दादू मियाँ दोनों। अब आते हैं नील विद्रोह 1859 से 60 में, बंगाल का है ये। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास दो भाई थे। किसानों से बलपूर्वक नील की खेती, यानी कि ये जो अंग्रेज थे किसानों से नील की खेती करा रहे थे। इंडिगो रिवोल्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है। वो कॉमर्शियल लेके पहले कुछ ददनानी प्रथा भी चलती थी, तो पहले से उन्हें पैसे ब्याज पर दे देते थे, ब्याज पर देने के बाद फिर वो कॉमर्शियल खेती कराते थे नील की। तो 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ। उसके बाद बात करते हैं पाबना, इज वेरी इंपोर्टेंट। 1873 और 76, 73 और 76 का है पाबना, बंगाल में है। और इस पाबना विद्रोह से थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, ये तीनों इज वेरी इंपोर्टेंट। तो ईशान चंद्र राय एंड केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल इज रिलेटेड पाबना विद्रोह। काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली एवं लगान वृद्धि से रिलेटेड था ये पाबना विद्रोह। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोस्तों दक्कन विद्रोह, बहुत इंपोर्टेंट है। 1874 और 75 का है दक्कन विद्रोह। पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा, ये सारी जगह इससे क्या है इंपैक्ट हुई। कौन कौन सी? पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा। बाबा साहब देशमुख इसके दक्कन विद्रोह के कौन थे? नेता थे। कपास कृषकों पर, जो एग्रीकल्चर कर रहे थे कपास की, कॉटन की, उसकी लगान वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली इसका मेन कारण था दक्कन विद्रोह का। अब बात करते हैं बिजौली आंदोलन, इज वेरी इंपोर्टेंट। ये कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार आया, कई बार गया। 1905 में, फिर 13, 16, 17, ठीक है, बिजौलिया आंदोलन राजस्थान का आंदोलन है। सीताराम दास और माणिक लाल वर्मा, इंपोर्टेंट है याद रखना, सीताराम दास, माणिक लाल वर्मा, ये बिजौलिया आंदोलन से है, राजस्थान से रिलेटेड है। किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, टैक्स लगाए गए दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, बिहार में है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, याद रखना, ब्रजकिशोर प्रसाद भी याद रखना, और राजकुमार शुक्ल। तो राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये कौन है? चंपारण सत्याग्रह से। महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। सिविल डिसओबीडियंस था शायद पहला वाला ये, 3 कटिया प्रणाली के विरोध में, 3 कटिया। तो सिविल डिसओबीडियंस था पहला, चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद क्या था? अहमदाबाद यानी कि 3 हुए थे ना, 18 में अहमदाबाद, उसके बाद हुआ था खेड़ा। तो अहमदाबाद वाला था हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा वाला क्या था बताइए आप, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ देखो 1918 में, इससे पहले अहमदाबाद हो चुका था। खेड़ा गुजरात में, महात्मा गांधी का। फसल की बर्बादी के बाद राजस्व वसूल किया गया, फसल की बर्बादी के बाद राजस्व वसूल, रेवेन्यू किया गया था, 50% लगा दिया, लेकिन गांधी जी ने हटा के उसे शायद 25 या 15 ऐसा कुछ % करा दिया। उसके बाद करेंगे अवध किसान आंदोलन 1920 का है, वेरी इंपोर्टेंट। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। रामचंद्र, जो बाबा रामचंद्र है वो इसके मेन इंपोर्टेंट थे दोस्तों, व्हाट इट। तो अवध किसान आंदोलन दोस्तों 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का मामला है। रामचंद्र, इसके बाबा रामचंद्र इसके कौन थे? लीडर थे। अवैध लगान वसूल और भू बेदखली, सॉरी, लैंड को बेदखल कर रहे थे, उस नियम को लागू कर रहे थे। अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू किया गया इसके द्वारा। अब बात करते हैं एका आंदोलन 1921 से 22 का है। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, याद रखना। एका आंदोलन था बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच का। मदारी पासी, लगान में वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया दोस्तों। अब बारदोली सत्याग्रह, देखो बारदोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में कंफ्यूज मत होना, डेट थोड़ी इक्वल लगती है, ऐसा नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का है
और बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 का है। सूरत का बारदोली तालुका है, वल्लभ भाई पटेल जी लीडर हैं लगान में वृद्धि के विरोध में। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की और सरदार की उपाधि दी थी वहां की महिलाओं ने। ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 का, 1946 का तेभागा बंगाल में था। कंपाराम एंड भवन सिंह लीडर हैं, याद रखना कौन कौन। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल, कंपाराम भवन सिंह इसके लीडर हैं। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देंगे। तो जो बटाईदार थे उन्होंने क्या डिसीजन किया, उनका डिसीजन था कि किसानों को 50% की जगह अब 33% ही देंगे। ये था तेभागा आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलन पे, वेरी इंपोर्टेंट। कौन कौन था? ये जनजातीय ट्राइबल्स के इंपोर्टेंट आंदोलन है, इनकी चर्चा करने वाले हैं। पहला आंदोलन था चुआर आंदोलन, याद रखना डेट 66 और 68 के बीच में चला, 1766 से लेकर 1716 चुआर आंदोलन चला दोस्तों। 1768 में राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में, कहां पर? झारखंड और बंगाल के बीच में। तो चुआर आंदोलन इट इज रिलेटेड टू झारखंड एवं बंगाल, राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। उसके बाद आते हैं 1768 के बाद बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह है 1818 से 20 के बीच में। बघेरा सरदार थे बड़ौदा में, कहां पर? महाराष्ट्र में। तो बघेरा विद्रोह 1818 से 20 में, 1818 के आसपास, जिस समय पेशवाई खत्म कर दी थी दोस्तों, उस समय का मामला है, होर्डिंग ने। तो बघेरा सरदार हो गए बड़ौदा में। हो आंदोलन दोस्तों, हो 1820 से 22-32 तक चला, ये 3 बार, 20 में था, फिर 22-32 में। राजा पराहत था, सिंह भूमि छोटा नागपुर वाला इलाका, ये यहाँ पर आंदोलन चलाता है, ये हो आंदोलन राजा पराहत वाला। थोड़ा बड़ा कर ले, चलो कर लेते ये वाला। अब आते हैं भील आंदोलन, वेरी इंपोर्टेंट, 1812 से लेके 19 तक। कब? 1812 से लेके 19 तक, फिर 25 में 2 बार चला ये आंदोलन। त्र्यंबक जी दांगलिया सेवरम के नेतृत्व में, क्या नाम है? त्र्यंबक जी दांगलिया सेवरम के नेतृत्व में, खानदेश में। ठीक है, भील आंदोलन था, एक ट्राइबल्स थी भील, 1812 से 19 और 25 के बीच में। अब बात करते हैं खासी आंदोलन, 1827 से 33 के बीच में। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक, ये तीनों लोगों ने चलाया खासी आंदोलन। कहां पर? खासी बाड़ी, जो असम और मेघालय के बीच में। कोल आंदोलन की बात करेंगे, कोल आंदोलन ये है 1831 से 32 में। बुद्धो भगत और गंगा नारायण बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में, छोटा नागपुर झारखंड में। खोंड आंदोलन की बात करेंगे, ये भी कई बार गया आया, 46 से 48, 55 और 1914 में। चक्र बिश्नोई खोंड आंदोलन से है, कौन? चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंड सेन दोस्तों, ये उड़ीसा का आंदोलन है। खोंड जाति कहां पर है? उड़ीसा में। समझ गए ये सारे आंदोलन। अब थोड़े और आंदोलन बात करते हैं। संथाल आपने देखा होगा, संथाल इज वेरी इंपोर्टेंट। संथाल आंदोलन दोस्तों 1855 से 56 का है। कब? 1855 से 56 संथाल। सिंधु कानू, चांद और भैरव के नेतृत्व में, बिहार और झारखंड में चला गया। अहोम 1828 से 33 में, गोमदर कुबर असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। रंपा विद्रोह 1879, 1922 से 44 में। अल्लूरू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का है। मुंडा 1899 से 1900 में, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर नेतृत्व। काना भगत 1920 से 30 में है, जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में, छोटा नागपुर। जिया तरंग आंदोलन 1931 की बात हो रही है, यह जडन नाग एवं रानी गौडल्यू, कहां पर? मणिपुर में। याद रखना एक एक डेट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब कुछ देखते हैं दोस्तों, नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह की चर्चा करेंगे। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, यह 1763 से 1800 के बीच में चला। ठीक है, केना सरकार, मंजर शाह और द्विज नारायण के बीच में। सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 के बीच में, केना सरकार नेतृत्व करता, लीडर है मंजर शाह और द्विज नारायण। बंगाल और बिहार इससे प्रभावित थे। फकीर विद्रोह 1776 से 77 के बीच में, मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, बंगाल का है। ठीक है, फकीर विद्रोह मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। पाइका विद्रोह 1804 से 17 और 1817 से 25 के बीच में, पाइका विद्रोह। खुर्दा के राजा एवं जगबंधु जो उड़ीसा से रिलेटेड है। पाइक विद्रोह दोस्तों 1804 से 17, 1817 से 25 के बीच में, खुर्दा के राजा एवं जगबंधु जो उड़ीसा से हैं। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में है, 1839 से 41 के बीच में। रामोसी 1822 से 29 और 39 से 41। चित्तर सिंह उमाजी, नरसिंह दत्तात्रेय, तो ये रामोसी विद्रोह से हैं और पूना और पश्चिमी घाट के बीच में है। कित्तूर का विद्रोह 1824 से 29 के बीच में, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और धारवाड़ के निकट। गडकरी विद्रोह 1844 में, कृष्णादाजी पंडित और कोल्हापुर महाराष्ट्र का विद्रोह दोस्तों। फराजी आंदोलन की बात करेंगे यहाँ पर, तो फराजी आंदोलन है 1838 से 58 का, शरीयत उल्लाह और दादुमिया के नेतृत्व में, बंगाल में। कौन? शरीयत उल्लाह, दादुमिया और बंगाल में चलाए, दादुमिया के नेतृत्व में फराजी आंदोलन 1838 से
अट्ठावन, ये दाढ़ी को लेके कुछ था, यानी कि बियर्ड टैक्स को लेके। कुका आंदोलन 1840 से 41 में, भगत जवाहरलाल और पंजाब का नेतृत्व। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 के बीच में, करमसा और टीपू के बीच में। शेरपुर पूर्वी बंगाल। थम्पी विद्रोह की बात करें 1805 से 9 के बीच में, दीवान वेलू थम्पी। और त्रावणकोर केरला में चला ये थम्पी विद्रोह 1805 से 19 के बीच में, दीवान वेलू थम्पी के नेतृत्व में। करेक्ट। अब आते हैं दोस्तों कुछ और क्या है, अब बात थोड़ा बड़ा कर लूं मैं, इधर वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो यहां मजा आने वाला है। स्थापना की, देखो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेन ह्यूम द्वारा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, डेट याद रखना 28 दिसंबर 1885, भूल मत जाना भाई, क्योंकि ये डेट आएगी 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में। ROR में एक क्वेश्चन आया है, याद रखना। स्थापना के समय जो वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन। इसने कहा था कि भैया ये कांग्रेस है माइक्रोस्कोपिक लोगों की, सूक्ष्मदर्शी लोगों की क्या है, संगठन है एक। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख फैक्ट्स हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो 1818 के इलाहाबाद सेशन में बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में। सबसे युवा अध्यक्ष ये कानपुर में थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ में 1940। समझ गए। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन देखो, 1885 में बंबई में हुआ, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए पहले अधिवेशन में। दूसरे की बात करेंगे 1886 कलकत्ता में हुआ, दादाभाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। जो नेशनल एसोसिएशन थी ना, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस थी, उसका विलय जिसमें राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया, गार्डन पार्टी पर। डफरिन उस समय कौन था, वॉइसरॉय। 1887 तीसरा मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी सॉरी। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया इस मद्रास वाले में। सशस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया, कौन से, सशस्त्र अधिनियम के विरोध में। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, कौन से वाले में, इलाहाबाद वाले में। 1896 में कलकत्ता वाले में थे रहमतुल्लाह एम सैनी, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। तो पूछ सकते हैं, तो रहमतुल्लाह एम सैनी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे 1896 में कलकत्ता में। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया इस वाले सेशन में। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया इस वाले सेशन में। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्वराज यानी कि स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1906 कलकत्ता वाले सेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ और है, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। 1907 में बात करेंगे क्या है, ठीक है। तो 1907 में सूरत में हुआ दोस्तों ये अधिवेशन। अच्छा, इस अधिवेशन में एक स्प्लिट हुआ था 1907 में, इसको कहते हैं गर्मवादी और नरमवादियों के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में क्या हुआ था, मॉडरेट के बीच में एक स्प्लिट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए थे। सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। तो उस समय कौन था, रास बिहारी घोष इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, देखो यहां दे रखा है, नरम दल और गरम दल के बीच में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दर, याद रखना, पहली बार जनगण मन गाया गया कलकत्ता की 1911 के अधिवेशन में। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की बात हुई। बंबई का गवर्नर था उसमें लॉर्ड वेलिंगटन, उसने 1916 वाले लखनऊ के अधिवेशन में बंबई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया। नरम दल और गरम दल के समझौता हुआ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ इस अधिवेशन में, ठीक है। 1916 लखनऊ में। नेक्स्ट 1917 में मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया इस कलकत्ता वाले सेशन में, ऐसा क्वेश्चन आता है, सो डोंट मिस इट दोस्तों, ठीक है। तिरंगा झंडा अपना लिया 1970 कलकत्ता में। 1920 में नागपुर हुआ, सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी के संपर्क को भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया इस अधिवेशन में, कौन से वाले में, 1920 नागपुर में। 1923 में बात करेंगे काकीनाडा, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, मौलाना मोहम्मद अली। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, कौन से, 1923 का काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई 1923 काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। 1924 की बात करेंगे, बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की इस अधिवेशन में। 1925 की बात करेंगे, कानपुर सरोजनी नायडू की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कब किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया रावी नदी के किनारे। 1931 में कराची वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव इस अधिवेशन में आया। 1931 कराची में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किया गया इस अधिवेशन में। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रस्ताव किया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को एनईपी नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को प्रस्तावित किया गया इस कराची सेशन में। इतनी सारी चीजें हुई। अब आते हैं 1936 कौन सा? लखनऊ जवाहरलाल नेहरू देश में 1936 में लखनऊ में नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कब? 1936 के 36 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की इसमें, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई 1936 वाले अधिवेशन में दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, आ जाओ, बहुत इंपोर्टेंट है ये, वेरी इंपोर्टेंट। 1937 में क्या हुआ? फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन 1937 फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ वो था फैजपुर 1937 वाला, याद रखना 1937। 1938 हरिपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस चेयर कर रहे थे। राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन, याद रखना राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत को स्वीकृति मिली 1938 के हरिपुरा गुजरात सेशन में। 1939 की बात करेंगे, कहां पर है? त्रिपुरी, कहां पर? मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन का इसके अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, और गांधी जी के साथ कुछ मतभेद भी आ गए थे सुभाष चंद्र बोस के। 1940 रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, याद रखना। 1940 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। समझ गया ये सारी चीजें। अब आते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पे। देखो, बंगाल विभाजन की चर्चा करेंगे। क्या है बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन है 1905। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसरॉय लॉर्ड कर्जन था, उसने घोषणा की। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को इस विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार था सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार किसका था? के मित्रा। आया हुआ क्वेश्चन है ये। के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा ने अपने पत्र संजीवनी में दिया। तो इनका पत्र था संजीवनी, सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र का पत्र था संजीवनी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। ये तीनों डेट याद रखना। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, घोषणा की गई। और 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। समझ गया? अब और चीजों पे आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1911 में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वायसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन चुका था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इस पर। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1906 इंपोर्टेंट है सारी चीजें, सो डोंट अंडरस्टैंड इट। चलो, दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब थे, नाम था सलीमुल्लाह खान। इनके निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। दिसंबर 1906 डेट याद रखना, ठीक है। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया आगा खां, ठीक है। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां था? लखनऊ में बनाया गया, लखनऊ में। सूरत अधिवेशन की बात करते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है। 1907 में के दौरान हुआ। इसकी अध्यक्षता की रास बिहारी बोस ने। कारण था स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर। यह आएगा क्वेश्चन,
विभाजन क्यों हुआ? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर इनमें आपस में तकरार हो गया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई कांग्रेस। अब आते हैं कुछ और इंपोर्टेंट लोगों पे। देखो मैं यहाँ बताऊंगा, ये है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, इज वेरी ग्रेट मैन। ये बाल गंगाधर तिलक साहब है, इनकी चर्चा करूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं, ऐसे करूंगा। देखो बाल गंगाधर तिलक यहां से लेता हूं मैं, ऐसे वाले, ठीक है? आ जाओ। उपाधि क्या थी बाल गंगाधर तिलक की? छोटा करता हूं इसको। ने लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहा गया। किसको? लोकमान साहब को, बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान और भारत का बेताज बादशाह, इनके प्रकाशित समाचार पत्र थे मराठा। मराठा किसमें? इंग्लिश में था। और केसरी 1881 में, याद रखना डेट्स आती हैं, ये 1881 में प्रकाशित किए गए थे। केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था 1881 में, ठीक है? उत्सव की शुरुआत हुई 1893 में, इन्होंने गणपति उत्सव, और 95 में शिवाजी उत्सव इन्होंने शुरुआत की। इंडियन अनेक्स के लेखक थे वैलेंटाइन रॉल, इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है? 1908 में केसरी में प्रकाशित, याद रखना 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों, फैक्ट के आधार पर इन पर राजद्रोह, सेडिशन का एक मुकदमा चलाकर इन्हें 6 साल की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया इन अंग्रेजों ने। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। यानी कि प्रेयर और पिटिशन और विरोध, मतलब प्रेयर, पिटिशन और क्या हो गया? पब्लिक अपोजिशन की बात कर रहे थे। विरोध की राजनीति का आरोप लगाया किस पर? कांग्रेस पर। किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। अब बात करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण कब से है, याद रखना। थोड़ा छोटा कर दूं, चलो। ये लाल लाल इधर वाला देख रहा है ना। वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित, याद रखना, वीडी सावरकर साहब ने 1899 में मित्र मेला शुरुआत की, मित्र मेला की, जो 1904 में बन गई गुप्त सभा अभिनव भारत। रातों रात बदल गई। 1899 में किसने? वीडी सावरकर साहब ने मित्र मेला शुरू की, 1904 में बन गई गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित होगी। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। कहां पर? पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति, याद रखना, पी मित्रा ने। और ये मित्र मेला किसने? 1904 में वीडी सावरकर ने, अभिनव भारत बन गई। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की 1902 में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, क्या नाम है? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई इन अंग्रेजों ने। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वॉइस रॉय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन साल्यात की भूमिका नहीं थी। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड होर्डिंग। डेट्स याद रखना। द्वितीय के काफिले पर बम फेंका। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन साल्याल की भूमिका मेन थी भाइयों। अब आते हैं नेक्स्ट, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करेंगे। ये इंपोर्टेंट है, ये वाला। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में, थोड़ा बड़ा कर लो, लंदन में भारत स्वशासन समिति, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में, ठीक है, भारत स्वशासन समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुअर्टगार्ड, कहां पर? स्टुअर्टगार्ड में जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला लाल रंग का ध्वज फहराया है। कौन से रंग थे? हरा पीला। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा गया, मैडम जी भिका कामा को। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को स्थापना की। सोहन सिंह भागना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागना, ठीक है। इधर आते हैं थोड़ा सा, क्या है कुछ और। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की बायोग्राफी आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ और घटनाएं महत्वपूर्ण, इनकी डेट्स याद रखना प्लीज। यह कामागाटा मारू प्रकरण सितंबर 1914 का।
तो कामागाटा, जो कामागाटा मारू प्रकरण था जिसमें एक जहाज था बजबज हो गया था, कहां पर, कनाडा, वहां से भगा दिया गया, इस तरह से कुछ कहानी है, आप इसमें मत घुसो फिलहाल, इसमें डेट याद रखो 1904 सितंबर। मॉर्ले मिंटो सुधार आई 1909 में। दिल्ली दरबार लगा 1911, होर्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 18 के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध। होम रूल लीग आंदोलन चला 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। मांटेगू घोषणा हुई 20 अगस्त 1917 और मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आई 1919 में। ठीक है, कुछ और। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास में सबसे पहले स्थापना हुई नटाल इंडियन कांग्रेस की। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894 में। ठीक है, 1894 में। फिर इंडियन ओपिनियन पत्र उन्होंने प्रकाशित किया 1903 में, 1903 में, सॉरी, इंडियन ओपिनियन याद रखना। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में। इंडियन ओपिनियन पत्र के प्रकाशित हुआ 1903 में। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और, ठीक है, गुजराती में आता था शायद, गुजराती। फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई 1904 में। फिनिक्स हुआ 1904 में डरबन में। टॉलस्टॉय फॉर्म बना कहां पर? जॉन्सबर्ग में 1910 में। तो टॉलस्टॉय फॉर्म हुआ 1910 में जॉन्सबर्ग में। और कुछ और बात करते हैं, क्या है इससे पहले ये आते हैं इधर। अब ऐसे कर लेता हूँ यार, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपको। अब आते हैं लखनऊ समझौते पे, दिख रहा है ना, बड़े हैं काफी। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की, जो अंबिका चरण मजूमदार हैं, वो लखनऊ समझौता जो कांग्रेस का है उसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से, दोनों के प्रयासों से नरम दल व गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। कहां पर? लखनऊ समझौता 1916 के नाम से। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सविनय अवज्ञा, मैंने बताया सिविल डिसोबीडियंस था 1917 का। इसको केक नाम से याद रखो, पहले केक, कौन सा? चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ऐसे करके। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य थे, कौन सा? 17 में क्या हो गया? चंपारण, उसके बाद 1918 में खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ये प्रथम असहयोग था, नॉन कॉपरेशन। और 1918 में कौन सा था? अहमदाबाद, हंगर स्ट्राइक, ये इसके बाद हुआ था। अहमदाबाद पहले हुआ, केक खेड़ा बाद में हुआ, तो असहयोग बाद में दिया। 1918 में हुआ अहमदाबाद, कौन सा? अहमदाबाद था, अहमदाबाद दोस्तों, अहमदाबाद मिल हड़ताल थी, हंगर स्ट्राइक पहली 1918 में अहमदाबाद में। ठीक है, अब चलो इधर आ जाते हैं गांधी जी के बारे में, क्या है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। पिता पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया। 1883 में, समझ रहे आप। गांधी जी ने 1889 से 91 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की 2 साल। और गांधी जी ने 1893 में, गुजराती व्यापारी है, नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन चले गए। डरबन, डरे नहीं इसलिए वहां चले गए, डरबन अफ्रीका में। ये तीनों मैंने बता दिए। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी की मुलाकात हुई, कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में हुई। गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की 3 कटिया पद्धति का, यानी कि उसे 3/20 होता था, उसके विरुद्ध सत्याग्रह 1917 में चलाया। ठीक है, उसके बाद आया आंदोलन, कौन सा? अहमदाबाद वाला, जिसकी मैं बात करता, प्रथम भूख हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, प्रथम असहयोग, नॉन कॉपरेशन। अब आते हैं दोस्तों इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 अप्रैल 1919। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्या है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया, याद रखना डेट। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, इसको बिना दलील का कानून कहा गया था, यानी कि भैया एक तरीके से ये क्या था? खतरनाक कानून कहा गया इसको। कौन सा? ये वाला रोलेट एक्ट पारित किया गया 18 मार्च 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को, 18 मार्च को बाद आई 9 अप्रैल 1919, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किसली की गिरफ्तारी कर ली गई। इस घटना में जनता में रोष व्याप्त हो गया। ठीक है, 18 मार्च 1919 को आ गया रोलेट एक्ट। 9 अप्रैल 1919 को लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, नाम था सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 10 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाई दोस्तों। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। सो सैड एंड सो दुखद। इस हत्याकांड के विरुद्ध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
तहकीकात कमेटी की गठन किया। तो तहकीकात कमेटी कांग्रेस की कमेटी थी और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की दोस्तों। असहयोग आंदोलन पर बात करेंगे, थोड़ा सा इधर ऐसे करते हैं। 1920 से 22, ठीक है, जिस दिन शुरू किया गया उसकी चर्चा करेंगे। क्या है, एक मिनट। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। वहां पर इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। सो सैड दोस्तों। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। कहां पर, नागपुर अधिवेशन में, ये याद रखना, पहले इसके विरोध में थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। लोगों ने यहाँ इस फंड में दोस्तों अपना सोना चांदी बहुत पैसे दान में दिए, क्योंकि तिलक साहब से बहुत ज्यादा लोगों को लगाव था। वो सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इस असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में राय बहादुर, जमनालाल बजाज और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद, जिसको अंग्रेजों ने बोअर युद्ध के बाद और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहयोग के समय दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने ऐसा कहा था। अब कुछ और इंपोर्टेंट देखो, चोरी चोरा कांड की बात करेंगे। 4 फरवरी 1922 की डेट है दोस्तों। संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिला था, चोरी चोरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हो गई। किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र हो गई भीड़, उसने थाने में आग लगा दी। करीब 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम यह हुआ 12 फरवरी 8 दिन बाद 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, उन्होंने वापस ले लिया उसी दिन ये आंदोलन दोस्तों। इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन किया गया मार्च 1923 में, याद रखना। 1923 के विधानमंडल चुनावों में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू महासचिव थे दोस्तों, समझ रहे हैं आप। 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने की सफलता प्राप्त की। तो स्वराज पार्टी ने क्या किया, 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई दोस्तों अक्टूबर 1924 में, याद रखना। सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना हुई। काकोरी कांड की बात करेंगे। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, जो सहारनपुर संभाग से आ रही थी। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशनलाल अस्फाकुल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में और रोशनलाल को नैनी इलाहाबाद में और अस्फाकुल्ला खां को फैजाबाद फांसी दी गई दोस्तों, फैजाबाद की जेल में, याद रखना, मैचिंग में आता है। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। अब बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की, यानी कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसकी चर्चा करेंगे। क्या है, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, नाम याद रखना आता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु हो चुकी थी नवंबर में 1927 में। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु की बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। तो डेट थी 8 अप्रैल 1929 और 17 दिसंबर 1928 की डेट थी, जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की
मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अध्यक्ष सैंडर्स की हत्या कर दी। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बट किशोर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली और इन कमीने अंग्रेजों से क्या किया, इनसे दूर हो गए दोस्तों और विलय हो गए, इस राष्ट्र में विलय हो गए दोस्तों। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करें, ठीक है। तो बात करते हैं सविनय अवज्ञा, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को दोस्तों। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद का स्थित जो साबरमती आश्रम है, वहां से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की। 24 दिनों बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी यानी कि नवसारी जिला पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। तब 6 अप्रैल 1930, याद रखना 24 दिन की यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ थी। कौन? अमेरिकी पत्रकार है, नाम है वेब मिलर, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इनके गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इंपोर्टेंट है सब। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931, याद रखना नवंबर में स्टार्ट होता है, 31 जनवरी तक चलता है और 1931 तक चलता है। द्वितीय 7 सितंबर 1931, ये डेट याद रखना, ये नवंबर है, ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, 7 ये 2 32 होगा दोस्तों, 7 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर है ना, तो 31 है। ठीक है, 7 दिसंबर 1931 तक चलता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तब तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ये अकेले व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जिसमें गांधी जी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने 29 अगस्त 1931, डेट याद रखना 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू, सॉरी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से थे? महादेव देसाई गए, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन और एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसरॉय। याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन थे? सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसरॉय थे। नेक्स्ट बात करेंगे सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट की बात होगी। क्या है ये सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट की? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग कोई भी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख से पहले मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। कौन से? इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक पंचायत में कम्युनल अवार्ड में। ठीक, इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को क्या किया? आमरण अनशन। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायी मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। तब 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। इनके बीच में क्या हुआ? एक समझौता साइन हुआ दोस्तों, समझ आप, अंबेडकर के बीच में। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा? पूना पैक्ट। पूना समझौता का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। तो पूना समझौता का जो मसौदा है वो किसने? सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया।
पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। समझिए आप। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट करेंगे बात। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन मास्टरदा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शास्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 की डेट है, याद रखना। नेक्स्ट, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। कहां पर? 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक एनुअल अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये अगस्त प्रस्ताव को किसने? कांग्रेस ने पूर्णतः अस्वीकृत यानी अनएक्सेप्टेड कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को बात करें, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना। दूसरे सत्याग्रही थे, पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, पहले कौन थे? विनोबा भावे पहले, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा आता है हमेशा। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे, 1942 में है। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को, पॉलिटिकल डेडलॉक को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल दोस्तों। उन्होंने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता, इनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद सकते हैं। ब्रिटिश के ये संसद सदस्य थे और मजदूर नेता भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया, क्रिप्स मिशन रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, कौन थे उसमें? 7 अगस्त 1942 को बंबई के कौन थे? बंबई को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया। नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई बंबई में 7 अगस्त 1942, याद रखना। 40 में रामगढ़ में भी यही थी। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, QIM, इसका आलेख महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कब? 8 अगस्त 1942। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 की सुबह सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर, ये आ सकता है दोस्तों, आएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी ने अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सॉरी, गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को 9 अगस्त 1942 को की सुबह सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चर्चा करेंगे, आ जाओ इधर। भारत छोड़ो आंदोलन से महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था और सरकार सितंबर 1942 में और 1944 तक चली। तो सबसे लंबी सरकार चली तामलुक, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा, क्या नाम है? किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मातंगनी हजारा या बूढ़ी गांधी कौन थी? तो मातंगनी हजारा ने गोली लगने के बाद, तामलुक की महिला थी, जातीय सरकार करीब 2 साल चली, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा में, यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता थे भाई बी चौहान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार थे लुई फिशर। कौन थे? लुई फिशर। और ये अमेरिकी पत्रकार थे, उनके साथ थे। गांधी इरविन समझौते की चर्चा करेंगे। गांधी और इरविन की वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931 को एक MOU साइन हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। किसके? गांधी इरविन समझौते के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे
आजाद हिंद फौज की। मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। कब? मार्च 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी, क्या नाम था इसका? विचार सूत्र ज्ञानी ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया दोस्तों। INA का जो विचार था किसने? ज्ञानी प्रीतम सिंह व फूजीवारा ने। इसकी पहल डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसका प्रथम सेनापति रखा गया मोहन सिंह को। किसको बनाया गया? मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। रासबेरी बॉस ने 4 जुलाई 1943, या देखो ये फैक्ट्स बहुत इंपोर्टेंट है। तो रासबेरी बॉस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आता है क्वेश्चन, किसको? सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। कब? 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को। अब सुभाष चंद्र बोस और संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को दोस्तों कटक उड़ीसा में हुआ। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। चौथा स्थान प्राप्त किया था 1920 में। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1921 में शामिल हुए, ये डेटा याद रखना। आओ नेक्स्ट और बात करते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास, ये इनके फैक्ट है, बहुत इंपोर्टेंट है। इनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग की गठन किया गया। याद रखना 1927 की डेट याद रखना, 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। ठीक है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस उनको देश नायक या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, ये याद रखना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देश नायक। जर्मनी की जनता ने उन्हें क्या कहा? नेताजी। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को, याद रखना। उन्होंने वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग, याद रखना 1927 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग के गठन किया था 1927 में। अब आते हैं वेवेल योजना पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1945 की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनके नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने का उद्देश्य, उससे लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु भेजा गया। कौन? वेवेल योजना। इस उद्देश्य से जो वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन। इसके गठनकर्ता थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन कौन? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। दिल्ली पहुंचने की तिथि याद रखना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन गठित हुआ मार्च में, 3 मार्च के आसपास साल, और दिल्ली पहुंचा 24 मार्च 1946। और इसके सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और पैट्रिक लॉरेंस, ये वाले याद रखना। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। अब संविधान सभा का चुनाव होगा वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो 1916 और 36 दोनों में लखनऊ अधिवेशन हुआ। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। कब? संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, सर्वप्रथम कब किया? संविधान सभा का विचार 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। दोस्तों समझ रहे हैं? जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया? संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव परिणाम यह निकला कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र उम्मीदवार थे 15 सीटें। देख लेना एक बार। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात करेंगे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगा। 12 अगस्त 1946 को वायसरॉय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। समझ रहे हैं आप? 12 अगस्त 1946 को वायसराय उन्होंने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनविटेशन भेजा दोस्तों 12 अगस्त को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, जिसे नेहरू ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 4 दिन बाद जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्रवाई में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआकोली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। तो ये मेन जिन्ना था जिसकी वजह से ये आंदोलन फैल गई। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई डे के दिन। जिन्ना तो खुद मरे नहीं,
इन्होंने औरों को मरवा दिया। लीग की इस कार्रवाई ने भयानक रक्तपात हुआ और महात्मा गांधी ने नुआकोली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। अब अंतिम सरकार का गठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अंतिम सरकार की दृष्टि देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष थे कार्यकारी परिषद के, विदेश मामले थे, ठीक है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, समझ रहे हैं। सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण विभाग रियासत संबंधी मामले। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आई चुंद्रीकर वाणिज्य मंत्री थे। CH बाबा कारखाने एवं मनरेगा मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। अरुणा आसिफ अली की बात करें, रेलवे मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री। तो ये सारे मंत्रिमंडल के मेंबर थे, पोर्टफोलियो इनके पास थे। एटली की घोषणा बात करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया। किसके? वोवेल। अब तक वेवेल थे, अब आगे लॉर्ड माउंटबेटन। किसने? एटली ने, जो प्रधानमंत्री थे। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल करवाए। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन से नंबर के थे? 34वें। ये बात आ सकती है, याद रखना। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया। कौन सा? भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन में और भारत और पाकिस्तान में स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो पहले एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। अब आधुनिक भारत की पुस्तकों पर चर्चा करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती है। चलो, कौन सी? यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की हैं। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। बापू माई मदर, यह मनु बहन गांधी। दोस्तों, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। गीता रेस, केसी दत्ता मराठा, बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। समझ रहे? सारी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, सो डोंट अंडरस्टिमेट। फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी है? द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की। याद रखना, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। नेक्स्ट बात करेंगे। इंडिया अनरेस्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, यह वैलेंटाइंस रोल की, ठीक है। इंडिया अनरेस्ट। द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अवर इंडियन मुसलमान, WW हंटर। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, VD सावरकर। सिविल रेबिलियंस, कौन है? सिविल रेबिलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, SB चौधरी। सिविल रेबिलियंस, रेबिलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी, SB चौधरी। अवध रिवोल्ट, इंपोर्टेंट है, रुद्रांशु मुखर्जी। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। अवध रिवोल्ट कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार है। द ग्रेट रिबेलियन है अशोक मेहता। तहजीब उल अखलाक है सैयद अहमद का। स्प्रिंग टाइगर है ह्यूज टोए। दोस्तों, कौन है? ह्यूज टोए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। टुवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। याद रखना, टुवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन, सत्येंद्रनाथ सान्याल। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये 2 बुक हैं भगत सिंह की। एक है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, दूसरी है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। द फिलॉसफी ऑफ बम, किसकी है? भगवती चरण वोरा। अनहाइलेशन ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर की बुक है, याद रखना। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, डॉक्टर रामानो लोहिया। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। बंगाली समाचार पत्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। बंगाली समाचार पत्र किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग किसकी है? सरोजिनी नायडू। और ये कौन सी है?
कैप्टिव लेडी, यह माइकल मधुसूदन दत्त। तो ब्रोकन विंग किसकी है? सरोजनी नायडू की है। कैप्टिव लेडी है माइकल मधुसूदन दत्त की। टेररिस्ट किसकी है? दिलीप मुखर्जी की। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र की है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र। मदर इंडिया किसकी है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया इंपोर्टेंट है, कैथरीन मेयो की बुक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अब देखो भाई, यूपी पीसीएस पीएसएस यूपीएससी प्री में बहुत सारे फैक्ट से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, वैसे यूपी पीसीएस 2024 में। ठीक है, अभी इसी बात पे यहाँ हम इसको कंप्लीट करते हैं, विराम देते हैं। ये सारे फैक्चुअल डेटा आपको दोस्तों मॉडर्न इंडिया के ना, ये आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी में खासकर यूपी पीसीएस 2024-25 वाले में जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।